ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से MC शुक्ला जी। शुक्ला जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 7,70,000 रुपया का पेंशन और एरियर मिला हुआ था। उसमें 3,60,000 करंट ईयर का पेंशन था, 4,10,000 रुपया एरियर मिला था 18-19 फाइनेंशियल ईयर का। हेलो, हाँ आप पूछते जाइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, तो मुझे ये जानना था कि जो मुझे पेंशन एरियर मिला था 4,10,000 का, उसमें से 50,000 रुपया मेरी पेंशन जो 58 से 60 साल की EPFO से मिलती थी, उसको उन्होंने एडजस्ट करने के लिए पेंशन एरियर से काटने बजाय पेंशन जो कम्पटेशन का मिला था अमाउंट उससे काटा उन्होंने। तो ये क्या उससे कटना चाहिए या पेंशन एरियर जो मिला उससे कटना चाहिए? दूसरा 89(1) में क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? जी हाँ, देखिए शुक्ला जी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं फिगर्स को नोट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूं, पर मैं आपको सैद्धांतिक रूप से बताता हूं क्योंकि कुछ आंकड़े उसमें आपको और जुटाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम टैक्स गुरु के माध्यम से आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट करके दे दे 89(1) के रिलीफ के बाद। पहली बात तो जो 89(1) का रिलीफ है उसके लिए शुक्ला जी मुझे जिस साल का आपका एरियर मिला था उस साल की भी, क्योंकि उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है कि मुझे उस साल की सारी इनकम की डिटेल्स चाहिए, मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी चाहिए होंगी। उसके अलावा आपको पता होगा 89(1) में जो रिलीफ मिलता है उसके लिए फॉर्म 10E आपको फाइल करना पड़ता है, और एक 10(10A) एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत कम्यूटेड पेंशन पे एग्जेम्पशन भी मिलती है। तो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो उसके लिए तो कम्यूटेड पेंशन पूरी माफ है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/3 ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ एग्जेम्प्ट हो जाती है, मिल रही है तो 1/3 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें उसमें चाहिए। तो आपको मैंने सैद्धांतिक रूप से बता दिया। आप अगर हमें फिर फोन करके दोबारा ये डेटा इकट्ठा करके दें तो हम आपके लिए कैलकुलेट भी कर देंगे। सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, और अब बारी है GST से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले दिनों GST काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। वो कारोबारी जो GST 3B फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, लेट फी बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो सरकार ने उनके लेट फी को माफ करने का फैसला लिया है। कोहली साहब, मुझे आप बताइए कि जो लोग लेट फी की वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, अब लेट फी उनका माफ हो गया है, तो अब आगे उनके पास रास्ता क्या है? आगे फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? लक्ष्मण, उनके लिए राहत ही राहत की खबर है। क्यों खबर है? क्योंकि और जो अनाउंसमेंट्स हुई 40th GST काउंसिल की जो 40वीं मीटिंग हुई, उस मीटिंग के जरिए जो वित्त मंत्री जी थी और जो बाकी सब राज्यों के वित्त मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी। पहला तो जिन लोगों की निल रिटर्न है, और ये राहत दी गई, बहुत बड़ी राहत दी गई, क्योंकि जब से GST आया था लक्ष्मण 1 जुलाई 2017 को, उससे लेके जनवरी 2020 तक, मान लीजिए किसी की निल रिटर्न है, कुछ नहीं फाइल किया, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया और वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको कुछ भी बिना पे किए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप 30 सितंबर तक उन सारे रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, जो 5 करोड़ से कम के MSMEs जिसमें आते हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, 5 करोड़ से कम जिनकी टर्नओवर है, अगर वो नहीं फाइल कर पाए, उनके लिए एक बार रिटर्न में 500 रुपए प्रति रिटर्न कुल पेनल्टी रख दी गई कि आप एक रिटर्न की कुल 500 देंगे। जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न हैं 1 जुलाई 2017 से जनवरी तक की लेके, आप उनको फाइल करिए। 30 सितंबर तक आप 500 रुपए कुल दे दीजिए। यही नहीं, अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर है तो आप फरवरी मार्च अप्रैल की जब लॉकडाउन था उस दौरान में अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो आप 6 जुलाई तक आपके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और 6 जुलाई से 30 सितंबर तक आप करते हैं तो 18% पैनल ब्याज लगता है, उसको घटा के 9% कर दिया गया। एक और राहत दी गई लक्ष्मण 40वीं GST की मीटिंग में, वो ये कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो लोग नहीं फाइल करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट कई दफे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उसको आप रिवोक कर सकते हैं। 12 जून से पहले अगर आपका कैंसिल हुआ है तो आप 30 सितंबर से पहले, नॉर्मली 30 दिन का टाइम होता है पर आपको 30 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया है। तो राहत ही राहत की खबर है
लक्ष्मण, जिन लोगों को, जो लोग ये शिकायत करें कि लॉकडाउन की वजह से हम कामकाज नहीं कर पाए, रिटर्न नहीं फाइल कर, हालांकि हमारे पास मुझे पेनल्टी लगता है लग कि रही कोहली साहब पेनल इस इंटरेस्ट। राहत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको 30 सितंबर की तारीख दी गई है, उसके भीतर भीतर आप अपने सारे काम निपटा लीजिए और फिर जब रिटर्न फाइल करने की तारीख हो तो मुस्तैदी से आप उसे फाइल कर दिया करिए। इस उम्मीदें मत रहिएगा कि हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे फिर सरकार आगे चलकर उसे माफ कर देगी। तो अब बिल्कुल आप अनुशासित तरीके से रिटर्न फाइलिंग करें। और जीएसटी से जुड़े सवाल हमारे पास कई सारे आ रहे हैं। जोधपुर से मोहन दास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन दास जी, क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी नमस्कार। 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 टैग गुरु शरद जी को मेरा नमस्कार है। ये सवाल दरअसल ये है कि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और मैंने जो है 2018 में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली थी। तो मेरा टर्नओवर तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास था। लेकिन मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से ना तो मैं बिजनेस में एक्टिव रह पाया और मैं कोई रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाया। तो क्या मेरे लिए कोई रिलीफ है? आपकी जो फरवरी, अगर आपकी पुरानी रिटर्न पेंडिंग है तो 500 रुपए प्रति रिटर्न पेनल्टी देके, कुल 500 रुपए, वरना पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है, 20 रुपए 50 रुपए पर डे तक होती है। 500 रुपए देके आप अपनी सारे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो रिटर्न है उसको आप 6 जुलाई तक फाइल करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। 30 सितंबर तक करेंगे तो कुल 9% देके आप फाइल कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की पहले प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ हो जाएं। और आप तो खुद ही योगा टीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के विक्रेता हैं और उसके डील करते हैं। आपसे तो बीमारी वैसे ही बहुत जल्दी दूर भाग जानी चाहिए। क्यों लक्ष्मण, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम लोग भी यही कामना करते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होइए और अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाइए। अगले कॉलर हमारे साथ पंचकुला से सुभाष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ एज एजेंट। ठीक है सर? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, ये एज एजेंट काम करता हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है। हमें कमीशन पे करती है एज एजेंट, तो उसके ऊपर ये लोग जीएसटी काटते हैं 18%। ठीक है सर? और नेट अमाउंट हमें देते हैं उसकी जीएसटी काटने के बाद। और ये अपनी रिटर्न में कहीं शो नहीं करते। जो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है वो फुल अमाउंट के ऊपर देना पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ। हाँ, तो इसका क्या वाया मीडिया? हमें जीएसटी भी देना पड़ता है, जीएसटी के ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, कमीशन के ऊपर भी देना पड़ता है। ये तो सुभाष जी कुछ नाइंसाफी हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो ये कहते हैं कि जीएसटी वो कमीशन एजेंट को जब देंगे तो रिवर्स चार्ज में देंगे। रिवर्स चार्ज का अर्थ है कि अगर आपको वो 100 रुपए कमीशन दे रहे हैं तो उस पर 18% अगर जीएसटी लग रहा है तो वो उनको अपनी जेब से चुका के सीधा जीएसटी को जमा करना पड़ेगा। वो आपकी इनकम से सुभाष जी कटेगा नहीं। तो आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे बड़ी हैरानी है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जनरली बहुत बड़ी होती है, हो सकता है उनको किसी ने गलत सलाह ले ली हो या किसी ने कोई भूल कर रहे हो, तो आप उनको बताइए कि साहब ये जीएसटी मेरा कटेगा नहीं, ये जीएसटी लगेगा जरूर पर आप अपनी जेब से देंगे। उसको हम जीएसटी की भाषा में रिवर्स चार्ज कहते हैं। मतलब जीएसटी आप इनवॉइस नहीं दे रहे, वो अपनी जेब से सीधा सीधा सरकार को जमा करेंगे और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बाकायदा वो लेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनको जो उलझन थी उलझन दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है तो आप कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।